अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है सुजुकी स्विफ्ट 1.3 DLX 2018 मॉडल। ये सुजुकी स्विफ्ट की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2004 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2010 में वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी आना शुरू हो गई और ये गाड़ी 2000 तकरीबन मेरे ख्याल से 20 तक आई है। ये गाड़ी 18 मॉडल है, जेन्युइन नेविगेशन वाली कार है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और एक टाइम पे ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। 2009, 10, 11 के टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इन थी क्योंकि इस कैटेगरी में ये सिर्फ ओनली कार थी जो कि 13 सीसी इंजन ऑफर कर रही थी और इतने सारे फीचर ऑफर कर रही थी। इसमें कंपनी से फॉग लैंप आते थे, इसमें नेविगेशन भी ऑफर होता था, इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती थी। जबकि इसके साथ की गाड़ियाँ जैसा कि Corolla GLI हो गई, उसमें फॉग लैंप भी नहीं आते थे। विंडोज़ पावर्ड भी GLI में ऑप्शनल थी, सिटी में नहीं आती थी और इसके अलावा फिर Corolla में भी विंडोज़ पावर्ड नहीं आती थी XLI में, बट ये गाड़ी पावर विंडोज़ ऑफर करती थी। और इसके अलावा ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके मनूवर करना भी काफ़ी आसान है और ये गाड़ी सुजुकी है तो ये बिकती भी आराम से है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी इस गाड़ी का कोई खास इशू नहीं थी और इन्हीं वजहों की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही तब तक जब तक पाकिस्तान में जैपनीज कार्स नहीं आना शुरू हुई थी। जैसे जैपनीज कार आना शुरू हो गई फिर ये गाड़ी फेड आउट होती गई, बट स्टिल ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इवन आज भी ये गाड़ी अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 27 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस पेंट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के पेंट शॉप वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट स्विफ्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव अ एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से गाड़ी आज भी डिसेंट लगती है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी 2000 समथिंग में डिजाइन की गई थी। 2004 में गाड़ी लॉन्च हो गई, लेकिन डेफिनेटली डिजाइन उससे काफी पहले हुई होगी और ये इतना पुराना डिजाइन सुजुकी ने पाकिस्तान में इतना अर्सा चलाया है। इसके बाद इस गाड़ी की 2 जनरेशन और आ गई। सेकंड जनरेशन पाकिस्तान में स्किप कर दी गई जिसमें K सीरीज के इंजन आते थे, ये M सीरीज के इंजन वाली कार है और फिर इसकी डायरेक्ट 3rd जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च की गई और प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगी थी। खैर ये गाड़ी बहुत पुरानी है बट स्टिल आज भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट नहीं लगती। जैपनीज कार से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है लुक्स के लिहाज से। जैपनीज कार जैसे कि विड्स हो गई या फिर एक्वा वगैरह उनमें कंपनीज बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करती हैं, लेकिन ये गाड़ी सटल और क्लीन सी है। खैर अगर बात कीजिए फीचर्स की तो उस टाइम के लिहाज से ये गाड़ी फीचर डिसेंट ऑफर करती है, इस तरह से कि इसमें फॉग लैंप आते हैं कंपनी से। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम वगैरह दिया गया है। हेडलाइट्स गाड़ी की हेलोजन वाली हैं और ये थोड़े से कर्व डिज़ाइन में है। स्विफ्ट की डिज़ाइन लैंग्वेज में हमेशा इस तरह की चीज़ें फॉलो की जाती हैं। उसकी हेडलाइट्स इस तरह की ही होंगी, हमेशा कर्व, और इसके अलावा स्विफ्ट में पिलर्स भी ब्लैक कलर के आते हैं। छत भी मोस्टली स्विफ्ट की थोड़ी स्लोपिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी साइड में जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए फ्रंट की तो इन चीज़ों के अलावा यहाँ पे कोई और फीचर नहीं है। वाइपर भी इस गाड़ी के सिंपल से हैं और ये बिल्कुल सामने ही दिए हुए हैं, कोई इसमें थोड़ा बहुत हाइड करने वाला काम नहीं किया गया। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी स्विफ्ट कुछ यूनिक डिज़ाइन क्यूज फॉलो करती है। स्विफ्ट में हर जनरेशन के अंदर पिलर्स ब्लैक ही आते हैं। इसके अलावा इसकी रूफ यहाँ सबसे ज़्यादा ऊपर होती है, बैक पे थोड़ी नीचे होती जाती है। आप कोई भी जनरेशन देखें आपको ये चीज़ इन गाड़ियों में कौन मिलेगी, बेशक को 24 मॉडल गाड़ी ही क्यों ना हो। 24 मॉडल स्विफ्ट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं फीचर्स में, इसमें कंपैरेटिवली उससे फीचर्स आधे आते हैं, बट स्टिल अपने टाइम के लिहाज से ये सफिशिएंट थे। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, लेकिन इनको आप एडजस्ट गाड़ी के अंदर बैठ के कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आप इनको हाथ से ही करेंगे। बाकी आते बॉडी कलर में हैं, यानी कि ये वाइट गाड़ी है, इसमें वाइट साइड मिरर हैं। इसके छोटे वेरिएंट्स के अंदर शायद ये प्लास्टिक में आते हों। इसके अलावा ये गाड़ी जो इंडिकेटर है ये बॉडी में ही ऑफर करती है। इसमें एक जैपनीज वेरिएंट आता था, उसमें इंडिकेटर साइड मिरर के अंदर आते थे। बाकी रिम इस गाड़ी में 15 इंचेस के हैं जो कि अगेन उस टाइम पे काफ़ी बड़ी डील थी। इवन आज भी वेट्स या 500 वगैरह रिम 14 इंचेस के ऑफर करती हैं, जबकि इस गाड़ी में उस टाइम से ही 15 इंचेस का आ रहा है। और ये इस गाड़ी की फ्रूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक 20 सेगमेंट की हैचबैक कार है और साइज के लिहाज से ये गाड़ी 500 या विड्स वगैरह जितनी है, बट इंजन क्योंकि बड़ा ऑफर करती है तो ये गाड़ी एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन बनी थी पाकिस्तान में। रूफ जो इसकी स्लोपिंग है आपको यहाँ से आइडिया हो रही होगी। इसकी जो करेक्टर लाइन्स है ये भी काफ़ी स्मूथ सी हैं, लेकिन ये भी फ्रंट से शुरू होकर बैक पे ऊपर की तरफ जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो विंडोज हैं ये भी प्लेन के कॉकपिट से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप इसको देखें तो प्लेन के कॉकपिट की तरह ये भी एज टू एज जाके कंटिन्यू करी हैं। ये यहाँ से शुरू होती है, फ्रंट से घूमती हुई बैक तक जाती हैं और इसी के साथ इनको ब्लेंड करने के लिए इसके पिलर्स भी काले रखे जाते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें एप्रस आई है कंपनी से ही स्टैंडर्ड, जो कि आप एट द टाइम ऑफ परचेज कंपनी से ही लगवा सकते हैं। इसमें स्विफ्ट की बैजिंग भी दी गई है और इसके अलावा नीचे इसमें साइड स्कर्ट्स हैं ये भी नॉर्मल सी ही हैं। और बाकी इस एंड से भी ये गाड़ी बिल्कुल सिंपल सी है।
स्विफ्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, यूके का भी आता है, जापान का भी आता है, और उन गाड़ियों के बहुत सारे कटे हुए पार्ट्स पाकिस्तान में पड़े होते हैं। ये गाड़ी लिटरली किसी गाड़ियों के मार्केट में जाए तो हाफ कटी हुई पड़ी होती हैं, और उन गाड़ियों में बहुत सारी एक्सेसरीज आती हैं। लेट्स सपोज आपने इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक लगवाना है, वो भी लगवा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स भी आती हैं जापानीज कार्स की, जिनमें साइड स्कर्ट्स होती हैं, फ्रंट बैक बम्पर्स होते हैं, रिम बड़े होते हैं, स्पॉयलर्स होते हैं, रूफ रेल्स होती हैं। जो चीज़ आप लगवाना चाहे लगवा सकते हैं, और इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें बोल्ट ऑन आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बोल्ट ऑन चीज़ें लग जाती हैं इसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ कन्वर्ट हुई भी देखी हैं, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी कन्वर्जन के लिहाज से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्लस एक M18 इंजन आता है सुजुकी का ही, जो कि पावर के लिहाज से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, वो भी इसमें डायरेक्ट विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन स्वैप हो जाता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल सिंपल और स्मूथ सा है, सरल सा है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए, बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पे बम्पर दिया गया है, और टेल भी इस गाड़ी में नॉर्मल से ही आती हैं। ये क्रिस्टलाइट वाली टेल लाइट्स हैं, कुछ गाड़ियों में ये फेड वाली भी आ रही थी, और उसके अलावा जापानीज वर्जन के अंदर इंडिकेटर और रिवर्स वाला एरिया थोड़ा सा डिफरेंट आता था। बाकी मोर और लेस ये टेल लाइट्स डिजाइन के लिहाज से सेम ही है। इंडिकेटर इसमें ऑरेंज सा दिया गया है, रिवर्स इसमें ब्लू सा दिया गया है, और इसकी ओवरऑल लुक जो है ये काफ़ी नीट सी है। बाकी रेड विंडस्क्रीन इस गाड़ी में नहीं आता, जापानीज कार भी ऑफर करती हैं, लेकिन इस गाड़ी में उस वाले एरिया को कवर किया हुआ है। आप अगर इसकी विंडशील्ड के बॉर्डर को देखें तो ये सेंटर में जाके ऊपर हो रहा है, और इसके ऊपर होने की वजह ये है, जापानी गाड़ी में यहाँ पे वॉशर आता है, और वही डिजाइन जब यहाँ फॉलो किया गया तो वहाँ पर ना देने की वजह से इसको ब्लैक रखा हुआ है। और ऊपर भी इसके रेयर ब्रेक लैंप के अंदर एक यहाँ पे स्क्रू सा दिया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि जिन गाड़ियों में यहाँ पे विंडशील्ड वाइपर आता है उनमें वॉशर भी आता है। इस गाड़ी में क्योंकि वाइपर नहीं है तो वॉशर भी नहीं है, और वॉशर ना होने की वजह से उस होल को बंद तो करना था, तो बजाय कि सुजुकी ने नई लाइट बनाने के वही लाइट यहाँ पे यूज़ की है और होल को ऐसे ही बंद कर दिया है। बाकी ऊपर यहाँ पे एक ये ब्रेक लैम्प दिया गया है, स्पॉयलर्स गाड़ी में नहीं आता। बैक पे ये गाड़ी एरियल एंटीना ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसका ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसकी डिसेंट है। यहाँ पर आप आराम से 2 से 3 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बैग आसानी से आ सकता है, और 1-2 छोटे बैग्स, या फिर अगर आप सिर्फ छोटे बैग्स रखें तो यहाँ 5-6 आ जाएंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है, तो मैं इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकता हूँ। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ट्रंक कैपेसिटी बहुत स्पेशियस हो जाती है, और उसके अलावा नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, और उसकी वजह है, वो वजह यह है कि स्पेयर टायर इटसेल्फ अच्छा खासा बड़ा होता है, और अगर इसमें स्पेयर टायर आ जाता तो इसकी कैबिन की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, तो उसको खुला रखने के लिए स्पेयर टायर पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें की बैक पे सेपरेटर लिड आती है, और इसको अनलॉक करने के बारे में भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस गाड़ी को लॉक करते हैं और फिर अनलॉक करते हैं, तो इस गाड़ी का सिर्फ ड्राइवर का डोर अनलॉक होगा एक बार अनलॉक करने पे। मैंने गाड़ी अनलॉक कर दी है, बट सिर्फ अभी वो डोर खुला है, ट्रंक बाकी सारी गाड़ी लॉक है। अगर मैं इसको दोबारा अनलॉक करूँगा तो अब ये बाकी गाड़ी अनलॉक हुई है, और फिर इसको मैं खोल सकता हूँ लाइक दिस। ये चीज़ आपको यूजुअली जापानी गाड़ी में देखने को मिलेगी, बट इस गाड़ी में भी सुजुकी ने ये फीचर ऐड किया हुआ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का ऑल ब्लैक है, और इस गाड़ी के साइज के लिहाज से इसका इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है। फ्रंट पे तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैक पे गाड़ी थोड़ी सी क्रैम्प्ड है। इस पे भी आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बेसिक सा है, लेकिन ये लेदर की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और वैसे इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक ब्लैक आती थी, लेकिन स्पेसिफिक कार क्योंकि नेविगेशन वाली कार है, जनरल नेविगेशन, तो इसमें लेफ्ट स्पोक के कंट्रोल्स आए हुए हैं। ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, और इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग भी ऑफर करती है। पहले तो इसमें नहीं आ रहे थे, फिर इस गाड़ी में सुजुकी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसमें एक ही एयर बैग आता है स्टीयरिंग व्हील में, पैसेंजर की खैर है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए स्टीयरिंग के पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो हेडलाइट के कंट्रोल्स इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स की, तो ये इस गाड़ी में इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि सुजुकी ने पाकिस्तान में वाइपर तो निकाल दिया, लेकिन स्टॉक चेंज करने की जहमत नहीं की। इसमें बेसिकली रेयर का कंट्रोल दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। फ्रंट का कंट्रोल तो यहाँ पे है ही है, लेकिन यहाँ पे एक रेयर का प्रॉपर कंट्रोल दिया गया है, जिसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बैक पे कुछ है ही नहीं। तो सुजुकी ने बेसिकली पीछे तो वाइपर तो निकाल दिया, लेकिन ये नया डिज़ाइन नहीं किया। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। खैर अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी के लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है, बेसिक सा है। इसमें 2 मिनट डायल दिए गए हैं आरपीएम और स्पीडोमीटर के। स्पीडोमीटर गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर तक ऑफर करती है। और उसके अलावा नीचे फिर एक यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। ये बेसिकली आपको इसकी 2 चीज़ें शो करवाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी और फिर ऑडोमीटर। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले सारा ऑरेंज और वाइट सा है। बाकी अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, और डैशबोर्ड का एरिया भी इसका मोस्टली चीप प्लास्टिक का है। डैशबोर्ड के पीछे सेंटर में एक छोटी सी क्लॉक दी गई है, और ये पाकिस्तानी कार है। जापानीज कार के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि उसमें क्लॉक भी आती है, आउटसाइड टेम्परेचर भी आता है, और वो गाड़ी आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर भी शो करवाती है वहाँ पे, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसकी हाउसिंग देखें तो ये काफ़ी बड़ी दी गई है, बट क्लॉक छोटी सी है। तो बड़ी हाउसिंग का बेसिकली मकसद ये है कि इसमें जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें चीज़ें ज़्यादा आती हैं। उसके नीचे यहाँ पे इसके एयरमेंट्स दिए गए हैं 4
उससे नीचे इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि आप एक्स्ट्रा लेके लगवाते हैं कंपनी से ही। ये स्टैंडर्ड नहीं आ रहा था इस टाइम पे, आप एड ऑन करवा सकते थे और इसमें करवाया हुआ है। ये जेन्युइन नेविगेशन है और इसमें प्रॉपर एक जीपीएस कार्ड आता है जहाँ से ये गाड़ी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती रहती है इस गाड़ी की। इसके अलावा इस गाड़ी में ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, CD ये सारी चीज़ें चलती हैं और इसमें फिर FM भी आता है। डिस्प्ले इस गाड़ी का उस टाइम के लिहाज का ही है, ये बिल्कुल मतलब TFT डिस्प्ले है। आप इसको टच तो कर सकते हैं लेकिन टच ये वैसा स्मूथ नहीं है जैसा कि आपके फोन का होता है। आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फिर टच होगा। सिविक में इस तरह का डिस्प्ले 2010-11 में आता था, जबकि सुजुकी 2018 की डिस्प्ले देती रही है। खैर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंगल जोन ही है और ये मैनुअल है। अगेन ये भी जापानीज वर्जन के अंदर ऑटोमेटिक ऑफर होता है और आप वो लेके इस गाड़ी के अंदर भी लगवा सकते हैं। तो इसके अलावा नीचे पे यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे नीचे इस गाड़ी का गियर शिफ्टर दिया गया है। ये गाड़ी मैनुअल है और इसमें 5 फॉरवर्ड गियर्स आते हैं। फिर इसके अलावा साथ सिग्नलाइटर दिया गया है और उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स हैं और कुछ भी नहीं है। आप इसमें सेंटर कंसोल लेके लगवा सकते हैं कंपनी से भी और आफ्टर मार्केट भी, बट इसमें आता नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की गाड़ी फैब्रिक की फिनिश में ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार के केस में इनको लेदर करवाया हुआ है। सीट्स वाला फैब्रिक इसका आर्मरेस्ट के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा इसमें जो फ्रिल्स हैं ये ब्लैक कलर की हैं, जबकि इंपोर्टेड कार्स में इनमें कार्बन फाइबर भी आता है, सिल्वर भी आती है, व्हाइट भी आती है, हर तरह की आती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि DRX वेरिएंट है यानी कि टॉप ऑफ लाइन, तो इसमें जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम की फिनिश में आते हैं। विंडोज गाड़ी की सारी ही पावर्ड आती हैं, लेकिन ऑटो वाला फीचर इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो में आता है। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। बाकी इसके साइड मिरर को मैं यहीं से बैठ के एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकता। आगे इस गाड़ी में 3 ब्लैक स्विचेस आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार में क्योंकि फॉग लैंप्स भी हैं तो उसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है अलग से। इसके अलावा वेंटी मीटर इस गाड़ी में न ड्राइवर के लिए आता है न पैसेंजर के लिए आता है। सनशेड इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव है क्योंकि इसकी छत काफी ऊंची है। सेंटर में केबिन लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे ना होने के बराबर है अगर ड्राइवर कंफर्टेबली बैठेगा। ड्राइवर अपनी सीट को थोड़ा सा आगे रखेगा तो फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ लेग रूम बन जाएगा, लेकिन हेडरूम इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। लेग रूम के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी 2 लोगों की डिजाइन की गई है तो ये गलत नहीं होगा। ये गाड़ी बैक पे बहुत ज्यादा तंग है। इसके अलावा इसमें 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। कंपनी ने भी बैक पे यहाँ पे 2 ही एड्रेस दिए हैं। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी 2 स्पीकर ऑफर करती है। टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर 2 हेडरेस्ट आते हैं। सीट्स इसकी फोल्डेबल है और इसके अलावा ये गाड़ी सीट बेल्ट, ISOFIX के पोर्ट, ये सारी चीजें ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से अच्छे फीचर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, ये M13A इंजन है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था अपने टाइम पे और इवन आज भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। ये गाड़ी एवरेज आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं देगी, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी आराम से 1500 सीसी गाड़ी के साथ कम्पीट कर सकती है और उसकी वजह ये है कि एक तो ये इंजन 1300 सीसी है और सुजुकी का इंजन है। सुजुकी इंजन वैसे काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये 1298 नहीं बल्कि 1308 सीसी है। इसके कुछ अपसाइड्स हैं, कुछ डाउन साइड्स हैं। अपसाइड ये है कि गाड़ी पावरफुल काफ़ी है। डाउन साइड्स ये है कि ये इस पे 1400 या 1500 सीसी वाला टैक्स पड़ता है, यानी कि 1300 सीसी से ऊपर है। अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो 1301 सीसी से अप टू 1500 सीसी तक जो टैक्स स्लैब है वो एक ही होता है, तो इस गाड़ी पे आपको टैक्स 1500 वाला पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी 1298 सीसी होती तो आपको कम टैक्सेस पड़ते। इसमें जो जापानीज वर्जन आते थे वो गाड़ियाँ 1298 सीसी होती थी, जबकि पाकिस्तान में सुजुकी ने इसको ऊपर ही रखा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी ये डॉक इंजन है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट और इसके अलावा एक और इंजन भी आ रहा था इस एरा में M18, जो कि लोग अपनी स्विफ्ट में स्वैप करके उसको प्रॉपर एक बिल्ड करते थे। खैर, ये गाड़ी मेंटेनेंस के लिहाज से इजी है, इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं और इसके अलावा ये गाड़ी एवरेज आपको तकरीबन 12-13 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि ठीक है, नॉट बैड। बाकी इसमें ट्रांसमिशन 2 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। पाकिस्तान में मोस्टली लोगों ने ये गाड़ी मैनुअल में ही ली है। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें 5 गियर आते हैं फॉरवर्ड और 1 रिवर्स आता है। फिर इसमें ABS भी दिया गया है, जो कि उस टाइम पे काफी बड़ी डील थी किसी गाड़ी के लिए। Corolla XLI के अंदर ये चीज ऑफर नहीं करती थी, जबकि इस गाड़ी में ये चीज दी गई थी। बाकी इसके अलावा बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है स्विफ्ट, ये 185, 65 और 15। इससे 15 इंच का रिम आता है जो कि मल्टी स्पोक रिम है, सिल्वर कलर का है और 15 इंच का रिम ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में पहली कार थी जो ऑफर करी थी। इवन अभी भी विड्थ वगैरह में रिम 14 इंच के आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार में टायर पिरेली सिंचुरेटो है जो कि एक अच्छा टायर है और इसके अलावा इसमें फिर ABS भी आती है, जो कि इसके टाइम पे एक काफी बड़ी डील थी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।